इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं वो होती है बेस टॉपिक फर्स्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ की बात करेंगे। उसके बाद से फिर पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल की बात होगी, कंडक्टर की बात होगी, फिर लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड और ये कूलम्ब्स लॉ की बात करेंगे। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं अपन, ऐसे आपको आदत ही है बेस टॉपिक फर्स्ट की, तो विशेष कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो सबसे पहले फ्लक्स की बात करते हैं। फ्लक्स चलिए, फ्लक्स की बात जब भी आए तो फ्लक्स का मतलब किसी भी वेक्टर फील्ड का, कोई भी तुम वेक्टर फील्ड पकड़ लो, कोई भी वेक्टर फील्ड का उसके एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर फील्ड का एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट, किसी भी वेक्टर फील्ड का उसके एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर फील्ड का फ्लक्स देता है। अब जैसे अगर किसी ने वेक्टर फील्ड पकड़ा इलेक्ट्रिक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किसी ने करी, या फिर वो बात कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की भी बात कर सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी और इलेक्ट्रिक फील्ड में ई और एरिया वेक्टर मान लो ए, इसका जो डॉट प्रोडक्ट अपने को मिलेगा ये मिलेगा अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी वेक्टर फील्ड का, तो वेक्टर फील्ड इलेक्ट्रिक है, उसके एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट, एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर फील्ड का फ्लक्स देता है। यहाँ पे वही बात। अब हमें वेक्टर फील्ड मैग्नेट लेना है, तो वेक्टर फील्ड यानी कि बी डॉट ए, कुछ लोग ए को डीएस भी लिखते हैं, एरिया वेक्टर को डीएस भी लिखते हैं, तो बी डॉट डीएस मिलेगा ये फ्लक्स ही। लेकिन अब की बार ये जो फ्लक्स मिलेगा फाई, ये मैग्नेटिक मिलेगा। यानी कि किसी भी वेक्टर फील्ड का उसके एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर फील्ड का फ्लक्स देता है। फ्लक्स कुछ भी रख लो आप, उसकी कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब थोड़ी सी बात हम एरिया वेक्टर की भी करना चाहेंगे। जो ये हमारे पास एरिया वेक्टर की लड़ाई है, एरिया वेक्टर मतलब ये तो अपने को पता ही है कि जब 10th तक थे तो ठीक था, एरिया वेक्टर की बात नहीं होती थी। लेकिन अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम एरिया को जो वेक्टर ट्रीट करते हैं। एरिया वेक्टर के लिए सरफेस कैसा है ये ध्यान रखना है। जैसे तुम्हारे पास एक होता है ओपन सरफेस, ओपन सरफेस, ओपन सरफेस मतलब जिसके पास वॉल्यूम नहीं है उसको ओपन सरफेस कहते हैं। जैसे डिस्क हो गया, रिंग हो गया, ऐसे सरफेस ओपन सरफेस होते हैं। तो उनका जो एरिया वेक्टर होगा वो सीधा सीधा तुम कह दो परपेंडिकुलर, बात खत्म। लेकिन एक सरफेस होता है जिसको तुम बोलते हो क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब होता है ऐसे सरफेस जिसके पास वॉल्यूम हो, उसको बोलते हैं क्लोज सरफेस। जैसे कोई हमारा क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, स्फेयर हो गया, ऐसे सरफेस। तो उनका एरिया वेक्टर बोलना हो तो एक तो बोलना पड़ेगा परपेंडिकुलर और दूसरा बोलना पड़ेगा आउटवर्ड। कुल मिला के बात यह है कि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड की तो टेंशन नहीं, वो एरिया वाला फॉर्मूला होगा। रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सरफेस कैसा है, सरफेस कैसा है उसके अकॉर्डिंग बात हो जाती है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात हम, चूंकि ये चैप्टर पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक पे बेस्ड है, इसलिए यहाँ पे लड़ाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो अगर इस चैप्टर में कहीं फ्लक्स लिखा जाए, फाई लिखा जाए, मतलब वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात है। तो इस पूरे चैप्टर में फाई ई को मैं फाई से लिख दूंगा और उसको मैं ई डॉट ए लिखूंगा। अच्छा, ई डॉट ए लिखूंगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लूंगा तो इसको लिखूंगा ई ए और यहाँ पे लिखूंगा कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जब तुम बात करते हो, ये थीटा हमारा एंगल है किसके किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। इस बात को अपने को समझ में आना चाहिए। इससे भी अच्छी बात यहाँ ये है
ये जो तुम फॉर्मूला लगा हुआ देख रहे हो, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, ये फॉर्मूला तुम जीवन में तभी लगाओगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर कांस्टेंट नहीं है तो उस कंडीशन में अगर तुमको फाई निकालना हो तब आपको करना पड़ता है क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। वहां पे अगर कांस्टेंट नहीं हो तो क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको ओवरऑल पूरी बात समझ में आनी चाहिए, सीधा सीधा ई डॉट ए बोलने से काम चल जाएगा जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। ठीक है, बढ़िया है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर ये कहानी फ्लक्स की है और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आती है वो हमेशा हमेशा स्केलर होती है। यानी कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स हमेशा होगा स्केलर। अब स्केलर होने का मतलब ये नहीं कि इसके पास साइन नहीं होगा, तो ये प्लस माइनस हो सकता है, जैसे वर्क डन प्लस माइनस दोनों होता है स्केलर होने के बावजूद भी, तो फ्लक्स स्केलर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्लक्स में है तो स्केलर, लेकिन इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ऐसे थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि जो इनकमिंग फ्लक्स होता है उसको निगेटिव लेते हैं साइन कन्वेंशन से, क्योंकि आगे आने वाला है इसीलिए यही लिख देता हूँ। इनकमिंग फ्लक्स को निगेटिव लेते हैं और जो प्लस होता है आउट गोइंग फ्लक्स अगर होगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे, वो थोड़ी देर के बाद तुम देख लोगे। ऐसे लिख दिया है मैंने यहाँ। यानी कि एक बात तो अपने को समझ में आ रही है कि अगर कहीं फ्लक्स है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का प्रोडक्ट है। यानी कि अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है, वो होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चाहो तो इसको ध्यान रख सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि यूनिट वाले सेक्शन आप खुद से निकालें। खुद से निकालने से चीजें, क्योंकि हर एक चीज का यूनिट लिख लिख के याद करते रहोगे परेशान हो जाओगे, इसीलिए यूनिट निकालने अपने को आना चाहिए। एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन तुम कोशिश करना, ऐसे डायमेंशन पढ़ा दूंगा लेकिन आपको यूनिट निकालना चाहिए। यूनिट खुद से निकालिए, उसके अलग मजे है। चलिए, तो एक बार अभी तक फ्लक्स वाली बात को थोड़ा सा मन ही मन रिकैप कर लो कि फ्लक्स क्या है, फ्लक्स क्या है। तब तक एक दो स्लाइड निकाल लेता हूँ। अरे क्या हो गया, कॉपी हो गया, कॉपी हो गया, हटाओ हटो। अब समझते हैं इस चीज को। अब देखो जरा, अगर मैं यहाँ बच्चों वाले सवाल डालूं, एक ई की वैल्यू दे दूं, मान लो 2i कैप, 3j कैप, 5k कैप, और ए की वैल्यू दे दूं 5i कैप, 9j कैप, 10k कैप, और कहूं कि फ्लक्स निकालो, तो तुम डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, बच्चों की तरह आंसर आ जाएगा। इसलिए हम उन सब चीजों में नहीं जाना चाहते। हम क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा एक सवाल लेकिन यहाँ करते हैं, थोड़ा सा डाटा इंटरेस्टिंग लेके। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया कहीं से, और थोड़ा कलर ले आते हैं। देखिए, मान लो हमसे कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात तो देखो कांस्टेंट होना चाहिए तभी डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू, मैंने माना 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिट तुमको पता ही है, ऐसा यूनिट में दे रखा है, माना न्यूटन पर कूलम। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज पासिंग थ्रू अ डिस्क, अच्छा, डिस्क है तो उसका रेडियस भी होगा, ऑफ रेडियस 2 मीटर, ऐसा मान रहे हैं। अच्छा, इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। डिस्क के बारे में लड़ाई है, ये एक्स वाई प्लेन में रखा है। अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू डिस्क। ये हमसे अगर इसने पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, डिस्क की बात कर दी, और हमसे पूछा है एक्स वाई प्लेन में, बोला डिस्क, बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, बोला रेडियस दे रखा है, फ्लक्स पूछा है। छोटी सी बात है लेकिन ध्यान से करेंगे तभी इसका आंसर आएगा,
चलिए मैं भी करता हूँ, आप मिलाएं। सवाल आपके सामने है, सवाल दिखना चाहिए, इसलिए थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। ये लो, अब क्वेश्चन दिख रहा होगा साइड में, ये देखो। अरे आजा भैया, क्या हो गया? चलो टाइटल लिख लो फटाफट। अब देखो, सबसे पहली बात यह है कि इसने जो डिस्क को रखा है, तो इस डिस्क को इसने रखा है एक्स वाई प्लेन में। डिस्क एक्स वाई प्लेन में है, इसका मतलब उस डिस्क का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब डिस्क का एरिया वेक्टर जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब इसका एरिया वेक्टर जो ए वेक्टर है वो जेड एक्सिस में होगा, समझो। यानी कि जो एरिया वेक्टर होगा जेड एक्सिस में होगा, यानी कि वो के कैप में होगा। पहली बात तो ये है। अच्छा, उसके बाद से डिस्क है तो इसका एरिया वेक्टर लिखोगे कैसे? तो पहली बात तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो। माना डिस्क का रेडियस आर है तो ये पाई आर स्क्वायर, और है कहाँ तो के कैप। ये ऐसी कहानी हो गई इसकी। अच्छा, तुम प्लस के माइनस के कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हमने माना कि ये आउट ऑफ द प्लेन है, प्लस के है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कोई टेंशन नहीं, अब लगा दो फॉर्मूला फाई। फाई का फॉर्मूला ई डॉट ए, ई डॉट ए, कोई टेंशन नहीं। अब ई की वैल्यू डाल दीजिए जो क्वेश्चन ने कहा था, तो वो था 2i कैप माइनस 3j कैप, कितना था भैया एक बार चेक कर ले, माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या था? सिर्फ और सिर्फ के कैप में था, यानी कि 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस पाई आर। आर क्वेश्चन ने 2 कहा हुआ है, तो पाई 2 का स्क्वायर, और ये रहा तुम्हारा के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट आपको आता है, आई को आई के साथ गुना करिए, कहानी खत्म है। सिर्फ के वाला गुना होगा और के वाला गुना होगा, और वो के कैसे है? तो यहाँ 4 और यहाँ पे 4, यानी कि 16 पाई, 16 पाई, तो ये आ गया अपना 16 पाई। अच्छा, और यूनिट का क्या ध्यान रखोगे? तो बस वही न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। इसका ध्यान रखना है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर और सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। अब चलो, अब ये छोटी सी बात है, इसको बाद में देख लेंगे। ये एक सवाल ये करते हैं, एक सवाल ये करते हैं। देखो, इसने कहा है कि स्क्वायर है, स्क्वायर सरफेस, पहले क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन पढ़ लो। हम्म, 16 पाई। रिकॉर्डेड का ऑप्शन दे दिया है, अब सब लोग जो है सोचते हैं कि आराम से रिकॉर्डेड ही देखें। ठीक ही है भाई, देखो रिकॉर्डेड ही देखो, रिकॉर्डेड भी देखो अगर कोई भी, तो क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन के बाद से बातों को भी सुननी है, क्योंकि सिर्फ मैथ्स आए ऐसे बात नहीं है ना, एग्जाम में हर तरह के सवाल आते हैं, इसलिए जो बात मुंह से निकलती है वो भी सुनना इम्पोर्टेंट। चलें, इसका आंसर बताएं कुछ, क्या कहानी है इसकी? इसका आंसर है 0। कैसे है 0? इस बात समझिए, कैसे है 0? ये फोटो पकड़ लेता हूँ, 0 बिल्कुल आएगा 0। ये देखिए 0 कैसे है। जैसे अगर अभी कहानी ऐसी है कि पहली बात ये सरफेस ओपन है, कोई दिक्कत नहीं। एरिया का डायरेक्शन अगर क्या होगा, हमें एंगल थीटा किसके बीच चाहिए होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच
और जो एरिया वेक्टर है उसके बीच। लेकिन ये एरिया वेक्टर बड़ा खास है, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, अब लड़ाई ये है कि ये सरफेस जो कि इस तरीके का है, इस सरफेस का परपेंडिकुलर मतलब दूसरे प्लेन में होगा। मान लो इसको हमने इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन कुछ भी दिखा दिया, डॉट दिखा दिया, क्रॉस दिखा दिया, हमने परपेंडिकुलर दिखाना है, परपेंडिकुलर हमने दिखा दिया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसने ऐसे दिया है, इसका मतलब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन तुम देख रहे हो, ये वाला जो एरो हमने पर्पल दिखाया, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये देखो, ये भैया तू पीछे जा, ये देखो, ये तो रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर का हमने ब्लैक से दिखाया है। इसका मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 है। अब थीटा चूंकि 90 है तो ई डॉट ए करोगे, कॉस थीटा की बात आएगी, यानी कि यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा 0। जीवन में जब जब थीटा होता है डॉट प्रोडक्ट खत्म, और डॉट प्रोडक्ट खत्म होने के बाद वैल्यू आ जाती है 0, टेंशन नहीं है। यही नहीं, कभी कभी इस सवाल को ये ऐसे भी पूछते हैं। अब इसको देखो जरा, ये सवाल तुमसे कैसे पूछा है, ये देखो, लैंग्वेज पढ़ो, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये देखो, लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ो। इसका आंसर बताओ, इस वाले का। मजे की बात है बिल्कुल कि इसका आंसर भी 0 ही होगा, 0 ही होगा, 0 ही होगा। कारण वही, कारण वही, अरे कैसे भी कर लो, ये रही कहानी, ये रही कहानी। इसका एरिया वेक्टर, कोई हमसे इसका एरिया वेक्टर बोले तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब आउट ऑफ द प्लेन, वो अंदर हो बाहर हो मैटर नहीं है, आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन से बाहर। अब प्लेन से बाहर कोई चीज है और प्लेन में मैं चाहे कितनी भी चीज बना दूं, उसके तो वो परपेंडिकुलर ही होगा, यानी कि एरिया वेक्टर प्लेन के बाहर और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा प्लेन में, इसीलिए जो थीटा बनेगा, जो थीटा होता क्या है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, तो वो बन जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री। और इतनी चीज देखते के साथ तुम कहोगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो है 0, वो है 0। तो एंगल वगैरह देके ये बस कंफ्यूज कर रहे हैं, इसीलिए आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा काम अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं। देखो अब क्या हुआ, लोग इतनी मेहनत कर रहे थे, इतने तरीके से मेहनत कर रहे थे। देखो पहले वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे, फिर एरिया वेक्टर फाइंड कर रहे थे, उनके बीच का एंगल देख रहे थे, बड़ी मेहनत कर रहे थे। तो जब आप ज्यादा मेहनत करते हैं तो जो थोड़े आपसे ज्यादा समझदार लोग होते हैं उनको ये बात हजम नहीं होती, फिर वो आपको तरीका बताते हैं, फिर आप उस तरीका को फॉलो करते हैं, नहीं तो फिर उन्हीं को सिखाने लगते हैं। तो जब उन्हीं को सिखाते हैं तो ठीक है, फिर वो चुप हो जाते हैं। यहाँ पे भी एक ऐसे ही प्राणी प्रकट हुए, उन्होंने अपना थ्योरम दिया और उन्होंने उसका नाम कहा गॉस थ्योरम। उन्होंने एक तरीका बताया आसान, जो माना ठीक, नहीं माना परेशान। तो उन्होंने अपना एक थ्योरम दिया और उस थ्योरम का नाम दिया गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। उन्होंने कहा कि भाई आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कह रहे थे कि जब भाई तुम देख फाई निकाल रहा है तो तुम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, एरिया वेक्टर निकाल रहे हो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, कभी और मेहनत कर रहे हो, देख रहे हो कि अगर ये कांस्टेंट नहीं रहा तो तुम ई डॉट ए का जो यहाँ से डी ए लेके आओगे उसका क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे हो। इतनी मेहनत जो कर रहे हो, तो गॉस थ्योरम से उन्होंने कहा कि काम इससे आसानी से हो सकता है। एक उपाय है कि यही फ्लक्स जो तुम निकालोगे, अगर सीधा बस तुम ये देख लो कि सरफेस के अंदर
चार्ज कितना इनक्लोज्ड है और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। ये बात गॉस ने कही कि आपको केवल इनक्लोज चार्ज पे ध्यान देना है, आपका काम बन जाएगा। इनक्लोज चार्ज का मतलब नेट इनक्लोज चार्ज से होता है। नेट इनक्लोज्ड चार्ज, नेट इनक्लोज चार्ज से मैं क्या कहना चाहता हूं, हो सकता है किसी सरफेस के अंदर डाइपोल पड़ा हो, डाइपोल पड़ा हो तो सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होते हैं, लेकिन नेट चार्ज तो जीरो हो गया, तो गॉस के हिसाब से नेट चार्ज जीरो हो गया मतलब फ्लक्स खत्म हो गया। इसका मतलब यह है कि गॉस ने कहा था कि आप सिर्फ अंदर वाले चार्ज से मतलब रखिए, जो आउटसाइड चार्ज है वो कोई इफेक्ट नहीं डालता, यानी कि आउटसाइड चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो आउटसाइड चार्ज को लो ही मत, तो नो यूज। ये गॉस के हिसाब से था। गॉस के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ आप अंदर वाले चार्ज पे ध्यान दीजिए, वही आंसर आएगा जो ई डॉट ए करने से आया है। अब लेकिन स्टूडेंट हो गया कंफ्यूज, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है कि कब हम ई डॉट ए सोचे और कब क्यू इनक्लोज सोचे। तो उसका सीधा सीधा आसान है उपाय कि जब क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात दे रखी हो, एरिया के बारे में बात दे रखी हो, तो ये सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड का चर्चा हो तो इसको सोच लो, क्योंकि हमारे पास तो दोनों ऑप्शन है। और जब सीधा सीधा चार्ज से बात समझ में आ जाए तो चार्ज सोच लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चार्ज बस इनक्लोज होना है, चार्ज इनक्लोज होना है, बस उसको बंद करना है, बंद करना है। और उसको कितने बड़े चीज में बंद करते हैं उससे मतलब नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, इनक्लोज्ड करना है। जैसे तुमको तुमको अगर कोई बुक रखना है, बुक को बंद करना है, तुम अपने उसको छोटे से बैग में रख लो, या फिर तुम घर ले जाते हो ट्रॉली बैग, उसमें बुक रख लो, या फिर तुम अपने एक रूम में बुक को लॉक कर दो। अल्टीमेटली वो बुक बुक ही रहेगा, बुक के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनक्लोज्ड सरफेस की साइज कितनी भी बढ़ा लो, अंदर वाले चार्ज के मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तुमने सवाल नीट में भी पूछा हुआ था एक बार, और पहले इंजीनियरिंग में भी पूछा हुआ है कि अगर हमने स्फेरिकल सरफेस कोई क्यू चार्ज को अंदर रख दिया और उसका जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस मतलब जिस सरफेस से उसको बंद किया है उसके रेडियस को डबल ट्रिपल ऐसा करते चले जाऊं, तो फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चार्ज की चर्चा है। तो हम अब एरिया नहीं सोचेंगे, चार्ज की चर्चा है तो गॉस को सोचेंगे। हमेशा गॉस को प्रायोरिटी दो, हमेशा गॉस को प्रायोरिटी दो। जब तुमको कंफ्यूज कर दे ऐसा कुछ तो गॉस को प्रायोरिटी दो, चार्ज इनक्लोज को प्रायोरिटी दो। चार्ज इनक्लोज पे कोई चेंज नहीं हुआ, इसीलिए फ्लक्स पे कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, किसी सरफेस के अंदर डाइपोल रख दोगे तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, फ्लक्स और खत्म ही हो जाएगा। अब इसमें इसमें एक सवाल करेंगे तो अच्छा लगेगा, एक सवाल करेंगे तो अच्छा लगेगा। किधर गया भैया, ये रहा, इसको करिए, थोड़ी साइज बढ़ा लें। देखिए क्या कह रहा है, हॉलो सिलेंडर है, चार्ज क्यू कूलम लोकेटेड विद इन इट्स सिमेट्री। बिल्कुल बीचों बीच एक चार्ज रखा है क्यू। तुम ऐसा मानो कि बीच में कोई बल्ब जल रहा है, और बल्ब जल रहा है और उससे चारों तरफ बढ़िया रोशनी आ रही है। आपको किसी, आपका सपोज करिए आपका कमरा एकदम से सिमेट्रिकल है और आपने बिल्कुल बीचों बीच उसमें बल्ब जलाया, तो बल्ब की रोशनी हर कॉर्नर पे तरीके से जाएगी, अगर हर तरफ बढ़िया एकदम सिमेट्री तुमने रखा है तो। अब इसने कहा हॉलो सिलेंडर। देखो सिलेंडर थोड़ा समझ में आना चाहिए, सिलेंडर में दो तरह के सरफेस होते हैं, सिलेंडर में दो तरह के सरफेस होते हैं। एक तो उस सिलेंडर का दोनों एंड अगर सॉलिड है तो डिस्क कहलाएगा, और अगर हॉलो है तो रिंग कहलाएगा। इस सरफेस को, इसको, ये तो सर्कल हो जाएगा क्योंकि हॉलो है, तो एक सर्कल इधर और एक सर्कल इधर, तो दो तो इसके सर्कुलर पार्ट हो गए, सर्कल हो गया, सर्कल हो गया। अच्छा, अब जरा समझना, अब ये सर्कल हो गया, कुछ लोग इसको प्लेन भी कहते हैं, कुछ लोग इसको प्लेन भी कहते हैं। देखो इसको प्लेन सरफेस भी कह सकते हैं, प्लेन। बात थोड़ा सिलेंडर को समझ में आना चाहिए, ये रहा प्लेन। अब देखना, सिलेंडर है तो बचा हुआ पोर्शन पाइप हो जाता है, ये ऐसा घूम के जो बना हुआ है ये ऐसा पाइप है, बिल्कुल ये पाइप है।
जो बचा हुआ रॉड दिख रहा है वो एक्चुअली में पाइप है, तो पाइप को एक और सरफेस मानते हैं। तो इस पाइप को लेकिन चूंकि ये गोल होगा ऐसा, इसीलिए इसको कर्व सरफेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस। यानी कि कुल मिला के गॉस ने क्या कहा था, गॉस ने कहा था कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, जो फ्लक्स होगा उसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगी। उसने टोटल फ्लक्स कहा था, टोटल फ्लक्स वो क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। अच्छा, अब वो टोटल फ्लक्स है, चार्ज अगर बीच में है तो हर एक सरफेस में वो बराबर बराबर बढ़ता है फ्लक्स। धीरे धीरे बात समझ में आएगी। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, सब कुछ सिखाता है। जैसे अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। अगर मैं पूरे सिलेंडर की बात करूं, अगर मैं पूरे सिलेंडर की बात करूं, पूरे सिलेंडर की, तो इस कंडीशन में गॉस के हिसाब से जो टोटल फ्लक्स हमारा होगा वो हो जाएगा फाई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो पूरा फ्लक्स है, लेकिन मैंने क्या कहा कि ये फ्लक्स हर सरफेस पे बराबर बराबर बटेगा, हर सरफेस को बराबर बराबर बटेगा, ये समझ में आना चाहिए। हर सरफेस को इक्वल मिलेगा, इक्वल मिलेगा, जितने सरफेस हैं सब में बटेगा। उसी लिए तो जब क्यूब पढ़ते हैं तो क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, चार्ज को बीच में डाल दो, चार्ज को बीच में रहना मतलब चार्ज का अंदर रहना जरूरी है। तो अगर अंदर में है तो हर सरफेस को बराबर बराबर, यानी कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के 6 टुकड़े बन जाएंगे अगर क्यूब की बात होगी तो यहाँ पे कितने टुकड़े बनेंगे, तो यहाँ पे कैसे बनेंगे मैं लिखता हूं, तुम ध्यान देना भाई। एक फ्लक्स तो उस सर्कुलर पार्ट जो है उसके कारण बनेगा, और 2 सर्कुलर पार्ट है, 2 सर्कल है, प्लस एक उसका कर्व्ड पाइप वाला पोर्शन, तो वो एक ही है, पूरा पाइप एक ही मानते हैं। तो ये कर्व्ड वाला ऐसे आ गया, ये सब मिलेंगे और वो मिलके होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्वेश्चन कह रहा था कि जो कर्व्ड वाला पोर्शन है, जो कर्व्ड वाला पोर्शन है उसको एक बार देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहां आ जाओ। क्वेश्चन ने कहा था फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए, ये पूछा है, प्लेन सरफेस से पूछा है, और एक इंफॉर्मेशन इसने दे दी है कि भैया फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिट, इसमें एसआई यूनिट में किससे एसोसिएटेड है, किससे, तो कर्व सरफेस से। कर्व सरफेस मतलब पाइप, पाइप, पाइप वाले से, पाइप वाले से जो फ्लक्स एसोसिएटेड है दैट इज फाई, एंड दिस वन इज गिवन इन द क्वेश्चन। बस हो गया, ये मिलके हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 2 इंटू फाई सर्कुलर पूछा है, और हमसे इसने पूछा है कि बताओ फाई सर्कुलर की वैल्यू क्या होगी, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1/2, ये आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और घटा दो इस फाई को, फाई, ये मेरा आंसर यहाँ से हो जाएगा। ये इस तरीके से बात बन जाती है। आप समझदार हैं, आपको बात समझ में आती है। तो कुल मिला के बात ये है कि चाहे कुछ भी हो, टोटल फ्लक्स तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, और ये हर सरफेस को बराबर बराबर इक्वल इक्वल बटेगा। अब इसमें क्यूब में क्या करते हैं, उसके कॉर्नर पे रख देते हैं, अब कभी बीच में रख देते हैं, तो मैं 2-4 इसमें रख दूंगा, आप होमवर्क में खेलते रहिएगा उससे, ऐसे खेलते हैं बच्चे उससे। कुल मिला के जो चार्ज रखा है उसको हमको सिमेट्रिकली प्लेस करना है। तो अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की तरफ जाएंगे। एप्लीकेशन, अच्छा चलो एक सवाल आ गया, ये करो तो भैया, ये सवाल करिए, ये सवाल करिए, चाहे चलो इसको घर पे ट्राई करना, उसी के जैसा है, ट्राई करके आना इसको, जीनियस हो तुम, ट्राई करके आओ। मैं थोड़ा एक अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट तुमको समझाना चाहता हूँ, उसके लिए कुछ पेज की जरूरत पड़ेगी, ये कर लेना भाई जरूर, उसी के जैसा है जो अभी बात करी, इसलिए होमवर्क में दिया है, इसको करिएगा। चलिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की बात करते हैं। अरे 0 ना, जीरो कब का आंसर है, अच्छा बहुत पहले का आंसर है।
अब ऐसा करूंगा ना, क्वेश्चन जब बोलूंगा तो उसका नंबर डाल दूंगा ताकि आप जब आंसर दें तो समझ में आए कि क्या है। आइए समझते हैं चीजों को। बिल्कुल ग्रेविटेशन जैसा मैंने पढ़ाया था, एकदम ग्रेविटेशन जैसा ही लगेगा। तो अब हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में इसका एप्लीकेशन नंबर 1, गॉस लॉ में एप्लीकेशन नंबर 1। और ये लड़ाई किस चीज की है, यहां पे हम पढ़ना चाहते हैं कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, कुछ लोग इसको हॉलो स्फीयर भी कहते हैं, हॉलो स्फीयर भी कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको शेल भी कहते हैं। ये सब का एक ही मतलब है, और इन सब का एक ही मतलब है, वो है खोखला। खोखला मतलब अंदर से खाली, खाली दिमाग जैसा, अंदर से खाली, खोखला, खोखला। स्फेरिकल शेल कह लो, कंडक्टिंग स्फीयर कह लो, हॉलो स्फीयर कह लो, सबका एक ही मतलब। एग्जाम में वो शेल शेल बार बार बोलते रहते हैं। एक तुम्हारे बायोलॉजी में भी सेल होता है, ये है शेल। आओ समझते हैं। कंडक्टर जो होता है, आप इस बात को समझते हो कि जो कंडक्टर होगा, कंडक्टर वर्ड सुनते ही एक बात समझ में आनी चाहिए कि कंडक्टर में जो भी हम चार्ज देंगे वो चार्ज उसके सरफेस पे जाता है, चार्ज उसके सरफेस पे जाता है। इनसाइड कोई चार्ज नहीं रहता, इनसाइड में कोई चार्ज एक्युमुलेट नहीं होता। तो इनसाइड में चार्ज एक्युमुलेट नहीं होता, और जब चार्ज ही नहीं होगा तो उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन नहीं होगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाती है, जीरो हो जाती है। अच्छा, एक तो ये छोटी सी बात है। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी बात जरा सोच के देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला है। अगर मेरे पास कोई इस तरह का स्फीयर है और इसका रेडियस कुछ ना कुछ होगा, हमने इसके रेडियस को r लिया है, तो जो भी चार्ज होगा वो इसके सरफेस पे होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा। जब अंदर में कोई चार्ज नहीं है तो हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछे E इनसाइड, तो उसका आंसर होगा जीरो। इसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये फोटो पे तो आ जाएंगे, फोटो पे आ जाएंगे, कुछ ब्लैंक स्लाइड पकड़ लेता हूं। आइए इसको समझते हैं। ई इनसाइड की बात हो गई, अब जरा आउटसाइड की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं आउटसाइड की, और लड़ाई किसकी है, शेल की, शेल की, स्फेरिकल शेल की और आउटसाइड पॉइंट की लड़ाई है। अब जरा सोचो कि मेरे पास कोई इस तरह का शेल है। अच्छा, अब इस शेल का अपना कुछ न कुछ रेडियस है, ये इसका रेडियस मानो r है, और हमने यहां से किसी छोटे r दूरी पर, छोटे r दूरी पर कोई पॉइंट लिया है P। मतलब मैं अब यहाँ पे खड़ा हूं, और मैं खड़ा हूं इस शेल के बाहर, मतलब मैं आउटसाइड खड़ा हूं, क्योंकि सारे चार्ज तो इस शेल के सरफेस में थे, अंदर में कोई चार्ज ही नहीं था, और हमने यहाँ पे इस तरीके से चार्ज रखा है। ये इसका सेंटर है, सेंटर है। अब समझना, सेंटर से दूरी है स्मॉल r, और कैपिटल R तो इसका रेडियस है। अब बात यहाँ पे ये है कि जब तुम इस ऑब्जर्वर से जो यहाँ पे खड़ा है, इससे पूछोगे कि बताओ ई आउट कैसा होगा, तो अगर उसको थोड़ा सा भी कुलम्ब्स लॉ का आइडिया होगा, वो कहेगा भैया मैं तो बहुत दूर से देख रहा हूँ, और दूर से देखने पर ये शेल मुझे पॉइंट जैसा लग रहा है, और उस पॉइंट से मेरी दूरी r है, और मैं कुलम्ब्स लॉ पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि ये जो वैल्यू होगी वो होगी KQ अपॉन r स्क्वायर। बाहर से पूछोगे तो यही बोलेगा, बाहर से पूछोगे तो वो यही बोलेगा KQ अपॉन r स्क्वायर। अब r क्या है इसको नहीं बोला, r हमेशा ऐसा बोलते हैं सेंटर से दूरी, r हमने सेंटर से दूरी लिया है। ठीक है भैया, r हमने सेंटर से दूरी लिया। अब एक बात यहाँ पे है, और वो बात कौन सी है समझिए, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन r स्क्वायर के।
इसका मतलब ग्राफ जो बनेगा आउटसाइड का वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। बात चल रही है कंडक्टिंग शेल की। अब जरा सोचो, अगर यही ऑब्जर्वर यहां से चलता चलता, अगर यही ऑब्जर्वर यहां से चलता हुआ सरफेस पे आ जाए तो क्या होगा? यही ऑब्जर्वर यहां से चलता हुआ सरफेस पे आ जाए तो क्या होगा? देखते हैं। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, ये सब हटाते हैं, ये इसको हटाते हैं। तू भी हट जा, तू भी हट जा, तू भी हट जा, तू भी हट जा, तू भी हट जा। चलो। मान लो कि ये ऑब्जर्वर जो पहले वहां था, अभी ये चलता चलता सरफेस पे आ जाए। पॉइंट पी यहाँ है, ऑब्जर्वर अब यहाँ पे है, यानी कि अब तुम उससे पूछोगे ई सरफेस। समझना, बाहर क्या था? के क्यू अपॉन सेंटर से दूरी, और अब की बार जो सेंटर से दूरी है आर, ये बन चुका है कैपिटल आर, यानी कि ये हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये है ई सरफेस, ये है ई सरफेस। यानी कि हमने स्फेरिकल शेल के लिए 3 केसेस पढ़े। स्फेरिकल शेल के लिए हमने 3 केसेस पढ़े। अभी दिखाता हूं, ये देखो, हमने 3 केसेस पढ़े स्फेरिकल शेल के लिए। देखो पहला केस ये है, पहला, मान लो ये दूसरा, मान लो ये तीसरा। अब देखना ध्यान से, एक एक करके लिख रहा हूं। बात किसकी है? बात है शेल की। शेल मतलब अंदर से खाली, खोखला। अब सबसे पहले पॉइंट आउटसाइड है, तो मान लो मेरे से कोई कहे भैया ई आउट कितना, तो मैं उसको बोलूंगा, चार्ज देखो कैपिटल क्यू लिख रखा है, तो के क्यू अपॉन सेंटर से दूरी का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर। ठीक है भैया। दूसरे केस में पॉइंट कहाँ है? सरफेस पे। तो अगर हमसे कोई पूछे ई सरफेस, तो ई सरफेस उसको बोलूंगा के क्यू अपॉन हमारे पास सरफेस मतलब दूरी, छोटा आर बराबर हो गया, ऐसा बराबर हो गया ऐसा। अच्छा, ये तीसरे केस में है ई इनसाइड, इस केस में है ई इनसाइड, लड़ाई है शेल की। तो ई इनसाइड जो हमसे कोई पूछेगा तो इसका आंसर तो होगा 0, क्योंकि अंदर में चार्ज है ही नहीं, सारे चार्ज सरफेस पे हैं। शेल सुनते ही कंडक्टिंग शेल, और कंडक्टिंग शेल में सारे चार्ज सरफेस पे होंगे। ये इसकी कहानी है। अच्छा, ये इसकी कहानी है। तो अगर हम ग्राफ बनाएं तो पहले इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड, इनसाइड, सरफेस, आउटसाइड, इस तरह की बातें अपने को समझ में आती है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कैसा बनेगा देखना, जैसे नीचे मैंने बना रखा है, आपको दिख जाएगा, लेकिन आप सोचिए आप भी बना सकते हैं। ऊपर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड डालें, नीचे में आप डाल दो दूरी। तो जब कंडक्टर के, जब शेल के अंदर तुम थे, जब तुम शेल के अंदर थे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। कब तक नहीं था? जब तक तुम सरफेस पे नहीं पहुंच गए। सरफेस पे पहुंचने का मतलब तुम्हारी दूरी रेडियस के बराबर हो गई, और जैसे ही तुम सरफेस पे पहुंच गए हो उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि बाहर जाते ही, आउट जाते ही ई प्रोपोर्शनल 1/r² हो गया है। इधर की कहानी आउट की है और इधर की कहानी इन की है। इन जब में तुम थे तो ई इनसाइड की वैल्यू 0 थी, ये प्रिंटेड में भी देख लीजिए, ऐसे है मामला। तो ग्राफ बिल्कुल आपको एकदम प्रिसाइजली याद होना चाहिए, डायरेक्ट ग्राफ से सवाल पूछते हैं। ये कहानी स्फेरिकल शेल की है, ये कहानी स्फेरिकल शेल की है, ये अच्छे से अपने को आना चाहिए। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में स्फेरिकल शेल वाली बात क्लियर है। अंदर देखेंगे 0, बाहर देखेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कौन सा? हमारे को सेंटर से दूरी लेनी है, ये है कहानी। अच्छा, उसके बाद अब जो अगला एप्लीकेशन है, जो गॉस लॉ का अगला एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 2, उसमें वो कहते हैं नॉन कंडक्टिंग
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा, दो तीन चीज समझना, इसमें वो कहते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। जैसी वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कहा तो समझ लो कि इंटीग्रेशन से बच गए। यूनिफॉर्मली चार्ज कहा तो इंटीग्रेशन का नो नीड, तुम बच गए इंटीग्रेशन से। यूनिफॉर्मली चार्ज कहा है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है कि जो चार्ज तुमने दे दिया वो चार्ज वहीं पे पड़ा रहेगा, कोई इसको सर्कुलेट करने के लिए नहीं आएगा। आ जाओ, थोड़ी सी बात मैं यहाँ समझाता हूँ कि क्या है। अब देखना क्या क्या बात यहाँ से निकल के आएगी। थोड़ा सा इसको, ये देखो भैया, दो तीन स्लाइड मिल जा, थोड़ी सी बात समझाता हूँ, देखना। चलो समझो इसको, समझो। देखो, अगर कोई कहे E डॉट ए बराबर क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जरा समझना, मुझे ये जो एरिया लिखा हुआ है ना, ये एरिया होता है गॉसियन सरफेस का एरिया। गॉसियन सरफेस का एरिया, जी स्लैश सरफेस दिया है, बाद में कंफ्यूज मत होना, गॉसियन सरफेस का एरिया। अच्छा, ये क्यू इनक्लोज्ड लिया है, इसका मतलब ये है कि भाई मुझे दुनिया भर के चार्ज से मतलब नहीं है, मेरे सरफेस के अंदर चाहे बॉडी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन मैंने जो सरफेस माना है उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज आया मुझे सिर्फ उससे मतलब है। तो क्यू इनसाइड का मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज, मुझे बस इतनी ही बात से मतलब है। मैं फिर से समझाता हूं, हमें पूरे चार्ज से मतलब नहीं है, हमें गॉसियन सरफेस के अंदर आने वाले चार्ज से मतलब है, पूरे चार्ज से मतलब नहीं है। ये ठीक उसी तरीके से है, बात समझना, ध्यान से सुनना, आराम से सांस ले लो थोड़ा, इधर उधर रूम में देख लो, इधर उधर गर्दन घुमा लो, बस मेरी बात को सुनो, क्या कहना चाहूँ। मान लो तुमने टीवी में देखा होगा, बहुत बड़ा समुंदर है, नदी है, पॉन्ड है, उसमें नाव लेके जाते हैं और ऐसे मछली पकड़ने के लिए नाव फेंकते हैं। अब तुम जिसने मछली पकड़ने के लिए वो फेंकते हैं, नाव नहीं जाल फेंकते, जाल बोलते हैं उसको, जाल फेंकते हैं। अब जरा सोचो, जाल फेंका, मछली पकड़ी, मछली बाहर निकाला, और जिसने जाल फेंका था वो, उसको किस मछली से मतलब है, कहाँ फायदा हुआ उसका। जाल के अंदर जो मछली आई उसको सिर्फ उससे मतलब है, वही मछली उसकी है। समुद्र में कितनी मछली है उससे उसको क्या मतलब है। बिल्कुल उसी तरीके से चाहे सरफेस कितना भी बड़ा हो, तुम्हारा मतलब सिर्फ और सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर आने वाले चार्ज से है। पूरी दुनिया जहान में, पूरे समुद्र में कितनी मछली है उससे कोई मतलब नहीं है, कोई वो तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हारे जाल में कितनी मछली है मतलब सिर्फ उससे है। इसी बात को ध्यान में रख के अभी मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो उसको तुम ध्यान में सुनते रहना। अब जरा देखो, एरिया किसका, गॉसियन सरफेस का, क्यू इनक्लोज्ड किसका, गॉसियन सरफेस के अंदर। पूरी दुनिया से अपने को मतलब ही नहीं है, पूरी दुनिया से मतलब ही नहीं है, पूरी दुनिया से मतलब नहीं है। तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, बस अपने से मतलब है। कौन पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन ऑनलाइन क्लास कर रहा है, कौन सो रहा है, कितने बच्चे केटीएम सर से पढ़ने आ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं आ रहे हैं, बच्चे ज्यादा क्यों आ रहे हैं, बच्चे कम क्यों आ रहे हैं, बच्चे पहले ज्यादा आते थे, बच्चे अब कम आ रहे हैं, बच्चे अब ज्यादा आ रहे हैं, बच्चे पहले कम आएंगे। ये सब जो पंचायत में जो पढ़ा है वो सारा जीवन भर फेल्योर रहा है। पंचायती में मत पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब रखिए। ये अपने से जो मतलब नहीं रखेगा वो वहां इसमें नेता बन सकते हो। पंचायती में जब पढ़ोगे तो नेता बन सकते हो। पंचायती दो तरह के लोग करते हैं, एक वो जो बेरोजगार होते हैं, और दूसरा वो जिनको कोई काम धाम नहीं होता, फेल्योर की तरफ। और एक और प्रजाति है नेता, नेता लोगों को, चूंकि उनका वो तो बिजनेस है भाई, उनका तो काम ही है, प्रोफेशन ही है। स्टूडेंट वही सक्सेसफुल है जो सिर्फ और सिर्फ खुद से और टीचर से मतलब रखे, इंडिविजुअल, सिर्फ मैं और तुम, बात खत्म।
तुम अगर दूसरे का परफॉर्मेंस देख के अगर तुम वहां पे तुम्हारे अगर तुम म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करोगे तब तो तुम गए, उसमें हुआ, मतलब फालतू पंचायत में तुम पड़े तो तुम किसी काम के नहीं बचोगे, इस बात की पूरी गारंटी है। और ये बात मैं तुमको हमेशा से बताता हूँ, समझाता हूँ, जो समझ गया ठीक, नहीं समझा वो तो समझ ही जाओगे आज नहीं तो कल। चलो अभी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात आपको समझाता हूं, समझिए। अगर मैं यहां पे इस तरीके से एक लिया गोला, इस तरीके से एक लिया गोला, अरे गोला तो अपन ऐसे भी बना सकते हैं ना, हटाओ भाई फोटो, इधर से भी तो बनता है। ये भैया एक शेप दे बढ़िया गोला, ये देखो, ये अच्छा है मामला। हम्म 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 हम्म, हम्म। ये देखो, ये कहानी थोड़ा, अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो आपने शेप लिया है, इस शेप में अब चूंकि ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी चार्ज तुम इसमें दोगे वो चार्ज इसके अंदर हर जगह भरे पड़े हैं। चार्ज आपने दिया और चार्ज इसके अंदर है, चार्ज इसके अंदर है। अच्छा, चार्ज अंदर है, मतलब ये जो मैंने क्यू चार्ज इसको दिया, ये क्यू चार्ज पूरे वॉल्यूम में है, ये क्यू चार्ज पूरे वॉल्यूम में है। तुम बोलो कि इसका वॉल्यूम कितना लिखूं, तो मैं कहूंगा इसका वॉल्यूम 4/3 पाई, और इसके रेडियस को मैं कैपिटल आर मान लेता हूं, तो 4/3 पाई आर क्यू। इसका मतलब मैं यहां कह सकता हूं कि पूरा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू में चार्ज कैपिटल क्यू है। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए, लेकिन ध्यान देना, मुझे पूरे चार्ज से मतलब ही नहीं है, मुझे सिर्फ उस चार्ज से मतलब होगा जो मेरे गॉसियन सरफेस में आएगा। इसीलिए, लेकिन हाँ, पूरे समुद्र में कितनी मछली है तो ठीक है भाई, ये है इतना होगा, अंदाज लगा लिया, लेकिन मेरे गॉसियन सरफेस में कितना आएगा मुझे सिर्फ उससे मतलब है। अच्छा, इसका मतलब अगर मेरे से किसी ने कहा कि चलिए चारों तरफ तो चार्ज आपके पास ये है ही सही, ये प्लस 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 खूब सारा चार्ज आपका यहाँ भरा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे बता दो कि अगर मैं इसके अंदर कोई पॉइंट कंसीडर करता हूं, अगर मैं इसके अंदर कोई पॉइंट कंसीडर करता हूं, मान लो ये रहा, और मैंने क्या किया, इतने दूरी पे अंदर रहना है अपने को, अंदर में यहां पे कोई पॉइंट कंसीडर किया P, और इस P पॉइंट पे तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है कि भैया बताओ E इनसाइड या फिर E इस P पॉइंट पे कितना होगा, ये कोई तुमसे अगर पूछ दे, तब तुम गॉस लॉ का हेल्प कर लोगे और वहां से इसको फाइंड करोगे। स्टेप नंबर 1 कहता है कि आप यहाँ पे इसी डिस्टेंस का, जितने का उसने पूछा है, मानो उसका दूरी r है, तो r दूरी का आप एक गॉसियन सरफेस बनाओ। गॉसियन सरफेस का मतलब होता है कि जैसा तुम्हारा सरफेस है वैसा ही एक और छोटा सरफेस बना लो, बड़ा सा सरफेस बना लो, बाहर है तो उसको कवर कर दो, अंदर है तो उसी की जैसा बना लो, उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब जरा सोचो, मुझे पूरे दुनिया के चार्ज से मतलब ही नहीं है, मुझे तो मेरे गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज आया मुझे सिर्फ और सिर्फ उससे मतलब है। पहले ये तो पता चले कि मेरे गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आया कितना, आया कितना, उसके लिए ये काम आएगा कि 4/3 पाई आर क्यू में चार्ज क्यू है, बड़ा सा क्यू है, तो बताओ बताओ यूनिट में कितना है। अब इसको यहाँ थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, मैं लिख देता हूं यहां से, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस को अब जब भी लिखूंगा GS लिख दूंगा, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना, बस आप कॉपी में निकाल सकते हैं कि 4/3 पाई आर क्यू पूरा वॉल्यूम, उसके पास चार्ज क्यू है।
ठीक है भैया, यूनिट में कितना, एक बार कॉपी में निकाल लो, 4/3 पाई आर क्यूब। मेरे को तो भैया छोटा वॉल्यूम, 4/3 पाई छोटा आर, क्यूब में कितना। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो ये कटेगा, कटेगा आराम से, और देखो आराम से मैं लिख देता हूं इसको डायरेक्ट, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। ये चार्ज है, ये चार्ज है, देख लेना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना। ये है क्यू इनक्लोज्ड, काट लो, देखो टर्म खत्म हो रहा है। क्यू इनक्लोज्ड यानी कि क्यू इनक्लोज तो आ गया, क्यू इनक्लोज तो आ गया। अब देखो क्यू इनक्लोज के बाद अब लड़ाई किस बात की, अब लड़ाई ये है कि मेरा एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा, एरिया। अच्छा एरिया, ओके, तो एरिया तो देखो भैया 4πr² होगा, किसका, क्योंकि इसका रेडियस छोटा r है, तो 4πr²। अब रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन तो देखो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जब भी डायरेक्शन फाइंड करना हो अपने मन से एक टेस्ट चार्ज डाल दो, टेस्ट चार्ज क्या होगा, बाहर की तरफ रिपेल होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर भी बाहर है, यानी कि जो एंगल की बात होगी थीटा की, वो होगा 0 डिग्री, थीटा ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। अब कोई टेंशन नहीं है, अब सारा कुछ हम निकाल चुके हैं, अब तो बस वैल्यू पुट करने की बात है। तो बस फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था E इंटू एरिया बराबर क्यू इनक्लोज्ड या क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डायरेक्ट लिखता हूं देखना, E कोई प्रॉब्लम नहीं, एरिया कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यू इनक्लोज्ड निकाल के आए हैं, क्यू इनक्लोज्ड निकाल के आए हैं। अभी वो आया था, एक काम करता हूं ऐसे लिख लेता हूं 1/ε0। अब क्यू इनक्लोज की वैल्यू डालता हूं, देखना बढ़िया डाटा आएगा यहाँ से, क्यू आर क्यूब। अब ये तो यहाँ से क्यू इनक्लोज ही पूछ देगा, अब क्यू इनक्लोज पूछ देगा इसलिए निकालने आना चाहिए। अब बताइए यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ रही है, अब ई की वैल्यू क्या आ रही है, 4π नीचे ले आना, तो ये ऐसे बन रहा है देखो 1/4πε0, और ऊपर में बच रहा है क्यू आर और नीचे में बच रहा है ये आर क्यूब। देखिए एक बार चेक कर लीजिए, कॉपी में पेन चलाते रहिए, पेन चलेगा तो बात चलेगी, पेन चलना जरूरी है। अब देखना मजे की बात, यहां से ये आर पकड़ लो क्योंकि दूरी तो वही है। अब हम बात कर रहे हैं इनसाइड पॉइंट की, तो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है ई इनसाइड, वो सही मायने में अगर मैं 1/4πε0 को के लिख दूं तो ये हो रहा है के क्यू छोटू आर और नीचे बन रहा है आर क्यूब। अब तुम सोचो, ये एक तो तुमको याद होना चाहिए, दूसरा ग्राफ बनाने के लिए ये पता होना चाहिए कि अंदर में अब अंदर में, थोड़ी देर पहले अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, लेकिन यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग के केस में ई इनसाइड प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, मतलब अब अंदर में ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अच्छा एक बात इसमें और है, एक बात इसमें और है, वो समझा दूं फिर ग्राफ के ऊपर चलेंगे। तो देखो हमारे पास कहानी आ चुकी है, कभी कभी क्या होता है वो रो के फॉर्म में भी पूछ देते हैं। जैसे रो नाम तुमने सुना होगा, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको बोला जाता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अच्छा तो चार्ज पूरा कितना था क्यू, और पूरी वॉल्यूम की बात है यहाँ पे, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर तुमसे कोई पूछे यहाँ क्यू कितना है, तो इसको तुम लिख सकते हो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हो। तो ई इनसाइड में, ई इनसाइड जो यहां से निकाला गया है, वहां पे तुम क्या करना, जो क्यू है इस क्यू के जगह पे इस वैल्यू को रख देना, तो उसके बाद आंसर तुम्हारा रो के टर्म में आ जाएगा। और जब तुम रख के देखोगे देन यू विल गेट रो आर अपॉन 3ε0 आएगा। तो कभी कभी ऑप्शन ऐसे भी रहता है, तो ये भी ध्यान रहे, तो कोई बुराई वाली बात नहीं। एक सिमिलरिटी देखना, आर यहाँ पे भी अगर कोई यहां से भी देख के बोले ना, तो वो कहेगा भैया ई इनसाइड प्रोपोर्शनल टू आर होना ही चाहिए, फैक्ट है, कैसे भी निकालेंगे सेम आंसर आना चाहिए।
सेम आंसर आना चाहिए। E इनसाइड प्रोपोर्शनल R, सच इज ऑलवेज सच। अब बात क्या समझ में आती है अपने को बात समझ में आती है कि यार इनसाइड वाले में थोड़ी लड़ाई थी, इसका मतलब अगर लड़ाई इनसाइड वाले में है तो आउटसाइड और सरफेस का क्या, आउटसाइड और सरफेस का क्या। तो दो बातें यहां पे समझाता हूं, दो बातें समझाता हूं। देखो आउटसाइड के लिए इसको पकड़ता हूं, एक ऊपर से लेके आता हूं खाली वाला, ये बातें एक ये और एक ये, ठीक है भाई अच्छी बात है, इसमें कुछ होने वाला है। एक काम और नीचे करता हूं, इसको नीचे ले जाओ, देखो क्या करना वाला हूं। अब एक सरफेस वाला पकड़ता हूं, ला 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 ला, एक ऊपर से ले गया था खाली वाला, सरफेस की बात है, खाली वाला। ये देखिए क्यों लेके आया मैं ऐसा, आपको समझाऊं। देखिए ऊपर वाला जो तुम कंडीशन देख रहे हो, ये देखो अब ध्यान से देखना यार, ये जो हमने लिखा है, ये हमने लिखा है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और ये है शेल। शेल मतलब अंदर से खोखला। ये ऊपर में था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जहां पे चार्ज अंदर पूरा भरा हुआ है, और ये जो है ये है शेल। और यहाँ पे कहानी है सरफेस की, देखो पॉइंट पी देखो सरफेस पे है, पॉइंट पी सरफेस पे है, यहाँ भी वही हाल है, यहाँ कहानी आउटसाइड की है। अब देखो ध्यान से, तो पॉइंट पी यहाँ पे आउटसाइड है, यानी कि मेरा ऑब्जर्वर बाहर है, मेरा ऑब्जर्वर बाहर है, ऑब्जर्वर बाहर से देख रहा है, माना ऑब्जर्वर इधर कहीं पड़ा हुआ है, बाहर से देख रहा है। अब जरा सोचो किसी का मकान है, उस मकान को अपन बाहर से देखें, या कोई रूम है तुम्हारा, रूम को अगर रूम लॉक है उसको तुम बाहर से देख रहे हो, कैसे पता चलेगा अंदर में लोग हैं कि नहीं, बड़ा मुश्किल। यानी कि अगर हम बाहर से देखते हैं तो हॉलो है या खोखला पता नहीं चलेगा, यानी कि दोनों केस में आंसर ऑब्जर्वेशन सेम आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आउटसाइड पॉइंट है, ध्यान से सुनना, अगर आउटसाइड पॉइंट है, अब हॉलो रहे या सॉलिड, मेरा आंसर सेम आएगा, मेरा आंसर सेम आएगा। तो कितना आएगा, वो आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, ये ई आउट है, दोनों केस में वही हो गया, दोनों केस में वही हो गया। अगर हॉलो है तब भी, सॉलिड है तब भी, कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस है तो, अरे सरफेस है तब भी कोई टेंशन नहीं, सरफेस है तो वही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन, अब उसी छोटे आर को बड़ा आर कर लो, छोटे आर को बड़ा आर कर लो, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया सरफेस का। यानी कि अच्छी बात तो ये है कि भैया सरफेस और आउटसाइड का आंसर दोनों में सेम आया, बस इनसाइड की लड़ाई है। शेल था तो अंदर में जीरो था, और जब ये सॉलिड स्फीयर पूरा भरा हुआ ऐसा, तो अंदर में ई प्रोपोर्शनल टू आर हो रहा था, बस इतना ध्यान रखना है। या फिर रो स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, जो तुमको याद होता है तुम आराम से रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब ये जो जगह है, ये जगह मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप इसको जो है आराम से भर सकते हैं, इसको मैं आपको आराम से समझा सकता हूं। जैसे पहले केस में ये सब है सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये कहानी है आउट की, ये कहानी है सरफेस की, ये कहानी है इनसाइड की।
आउट की, सरफेस की, इनसाइड की। अब आप इसको आराम से भर सकते हैं। आउट वाले में आपने देखा कि लाइन वहां पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। देखो बात तुमको समझ में आ गई कि आउट में तो किसी भी तरह जाऊं सेम फोटो आएगा, तो आउट में ग्राफ ऐसा, और इन में रहूंगा तो प्रोपोर्शनल होगा। अब मैं क्या करता हूं, ये ग्राफ यहाँ है, अब इसी के सामने ऊपर वाले ग्राफ को भी रख देता हूं, इसको भी रख देता हूं, ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो, फटाफट चीजें तैयार हो जाए। ये देखिए, ये ऐसा, थोड़ा इसको छोटू बनाइए, ये ऐसा बनाइए। देखिए ये था सॉलिड, ये है हॉलो। हॉलो जो है वो कंडक्टर है, और ये नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। कहानी देख लीजिए, ग्राफ का डिफरेंस देख लीजिए, ग्राफ का डिफरेंस देख लीजिए, आपको याद हो गया होगा सब। ऐसी बात बनती है। अब इसके जो दूसरे एप्लीकेशन आते हैं, इस एप्लीकेशन में इस तरीके से इनफाइनाइट हमारे पास लॉन्ग वायर डाल देते हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ऐसा। अब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसका लाइन ऑफ फोर्स इस तरीके से, देखो फोटो में लाइन ऑफ फोर्स ऐसा चारों तरफ फैला होगा। अब सोचो मेरे पास कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, और उस इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं यहाँ पे तुमको समझाता हूँ कि क्या कहानी बनती है। अब देखना इसमें, अब अगला केस, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। अच्छा, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है मतलब कुछ ऐसा, ये गया हुआ है इनफाइनाइट तक, ऊपर भी और नीचे भी। एक बात यहां बोलने जा रहा हूं, अगर कोई कहता कि फाइनाइट लेंथ का वायर है, तो फाइनाइट लेंथ के वायर में तुम गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते। पहली बात, गॉस लॉ का कोई यूज नहीं होता, क्योंकि सिमेट्री नहीं बन पाती। इतना अंदर जाने की आवश्यकता तुमको नहीं है, बस तुम इतना याद रखना, हमारे सिलेबस में इनफाइनाइट है, फाइनाइट में गॉस थ्योरम नहीं लगेगा, कारण सिमेट्री है। जितने एलिमेंट ऊपर उतने एलिमेंट नीचे, ये तभी हो सकता है जब इनफाइनाइट हो। जितने एलिमेंट ऊपर उतने एलिमेंट नीचे, ये तभी हो सकता है जब दूरी बहुत ज्यादा हो। जैसे सन की दूरी मेरे घर से, मेरे गांव से या तुम्हारे गांव से आंसर बराबर आएगा, लेकिन कोटा की दूरी मेरे गांव से अलग, तुम्हारे गांव से अलग। समझ रहे हो? जब कम दूरी की बात होती है तब उस समय से अलग अलग आंसर आ सकता है। इसीलिए इनफाइनाइट में सिमेट्री की बात आती है, सबको बराबर मिलेगा। इसीलिए इनफाइनाइट वायर की बात हमारे सिलेबस में है। आइए समझते हैं। अब इनफाइनाइट वायर है, मान लो ये वायर पॉजिटिवली चार्ज है, और इस वायर से सर्टेन दूरी पर कोई पॉइंट है। मैं एक सिलेंडर देखता हूं, अगर यहाँ पे जम गया तो ठीक है, नहीं जमा तो बना लेंगे। सिलेंडर है क्या इसके पास? भाई है क्या? एक सिलेंडर ऐसा दिखता रहा। अब देखो क्या कहानी है, समझना। अब ये ढक गया मेरे डायग्राम को, लेकिन मैं बना सकता हूँ। माना कि इस तरीके का कोई वायर है, गया तो इनफाइनाइट था, लेकिन हमने आर दूरी पर कोई पॉइंट ले लिया। अब जरा सोचो, तुम ट्यूबलाइट खरीदने के लिए गए थे, और उस ट्यूबलाइट को तुमने कवर करना है, तो ट्यूबलाइट को कवर करने के लिए जो उसका डब्बा लेके आओगे उस सिलिंड्रिकल शेप का ही तो होगा। जब ट्यूबलाइट को कवर करने के लिए डब्बा लेके आओगे उस सिलिंड्रिकल शेप का होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात कहीं से भी नहीं है। तो उसका शेप ऐसा कुछ होगा। अब है ये इनफाइनाइट तक। अब देखना वही पुरानी बात, मुझे पूरी दुनिया के चार्ज से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ उतने ही चार्ज से मतलब है जो मेरे गॉसियन सरफेस के अंदर आए। यानी कि जरा समझना, ये था तो इनफाइनाइट, लेकिन मैंने जो गॉसियन सरफेस बनाया
उसकी लंबाई l है, तो मुझे इस l लेंथ के अंदर, बोले तो इस सिलेंडर के अंदर आने वाले चार्ज से मतलब है, पूरी दुनिया के चार्ज से मतलब है ही नहीं। अब जरा देखना, मेरी बात को ध्यान से समझना। अब ये सिलेंडर में चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, माना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये रहा ऊपर का सरफेस, एरिया वेक्टर ऐसा, यानी कि यहाँ पे एंगल बन गया 90 डिग्री, यानी कि ऊपर वाले सरफेस से माना फ्लक्स 1 कितना होगा, 0। अच्छा आ जाओ नीचे वाले पे बात करो, यहाँ एरिया वेक्टर भैया आउटसाइड बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, वापस एंगल 90, मान लो इस फ्लक्स का, इसका नाम 3 है तो ये 0, बच गया पाइप। पाइप की बात समझते हैं, पाइप की बात समझते हैं। पाइप में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, यानी कि पाइप वाले केस में जो तुम्हारा थीटा बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री। मतलब सिर्फ पाइप वाले सेक्शन की अपने को बात करनी है, पाइप वाले सेक्शन की अपने को बात करनी है, जो कितनी दूरी का है, एल लेंथ का है, एल लेंथ का है। सिलेंडर के सिर्फ कर्व्ड पोर्शन की बात करनी है, फिर से बोलता हूं, सिलेंडर के सिर्फ कर्व्ड पोर्शन की बात करनी है। अब आ जाओ यहाँ पे, अब ये सिलेंडर तुमको दिख रहा होगा, अब तुमको पूरी फीलिंग आ रही होगी कि सिलेंडर के सिर्फ कर्व पोर्शन की अपने को बात करनी है। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं, क्या लगाऊं देखना ध्यान से, मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊं, इस पेज में लगाता हूं कि भाई ई डॉट एरिया बराबर क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई ई तो चलो मुझे निकालना है, ई तो मुझे निकालना है, एरिया, एरिया तो गॉसियन सरफेस का एरिया, एरिया मतलब गॉसियन सरफेस का एरिया। मेरा गॉसियन सरफेस सिलेंडर है, सिलेंडर के कर्व्ड पार्ट का एरिया, फॉर्मूला लिख रहा हूं चोंचा मत करना, सिलेंडर के कर्व्ड पार्ट का एरिया 2 पाई आर इंटू एल होता है, 2 पाई आर इंटू एल होता है। हमको सिर्फ कर्व्ड पोर्शन का मतलब है, कर्व्ड पोर्शन मतलब ये पाइप 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 पाइप, लंबाई कैपिटल एल हमने ले रखी है, बराबर क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड, हमें क्यू इनक्लोज से मतलब है, अच्छा मतलब अंदर में कितना चार्ज है उससे मतलब है। अब लाइन है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी से मतलब होगा, सोचो लीनियर चार्ज डेंसिटी से मतलब होगा, भैया यूनिट डिस्टेंस का चार्ज लेमडा है, हमें तो एल दूरी चाहिए, तो पूरा का पूरा चार्ज जो होगा वो लेमडा इंटू एल होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस कहानी खत्म है, यहां से ई निकालोगे, सब कट पिट गया, एल से एल निकल लिए, तो बचा क्या यहाँ से लेमडा, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसे कहानी बन जाती है, ये बात आपको समझ में आ जाती है। अच्छा अब कोई क्या करे, अब भाई इसमें किसी का मन करे कि भाई मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, सोचो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर में 2 लेमडा, नीचे में क्या बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तुम क्या बोल सकते हो के, तो देखो भैया ये बन जाएगा, ऐसे याद रखते हैं बच्चे, 2 के लेमडा अपॉन आर, आपको जो अच्छा लगे, लेकिन आपको याद तो करना ही पड़ेगा, याद तो करना ही पड़ेगा। ये किसके लिए है, इनफाइनाइट, ये वायर जो है ये इनफाइनाइट गया हुआ है भैया, ये वायर इनफाइनाइट गया हुआ है, लेकिन मेरा सिलेंडर एल लेंथ का है, गॉसियन सरफेस। अब ये फोटो देखो, ये फोटो देखो, 3D में फोटो का आनंद लो, ये सिलेंडर यहाँ दे रखा है, ये सिलेंडर यहाँ दे रखा है, ये सिलेंडर यहाँ दे रखा है। अरे रिकॉर्डिंग चालू है कि बंद हो गया, अरे रिकॉर्डिंग चालू है, लोग सब सो गए क्या, लोग सब भी शायद जगे हुए हैं, लोग सब भी जगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग भी चालू है। चलो थोड़ा सांस ले लेते हैं, इस पे एक सवाल ये कर दीजिए तो देखिए तो क्या है, चलो ये सवाल करते हैं, करिए जरा, इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या आएगा बताएं एक बार। फॉर्मूला देख लीजिए, 2 k λ/r, 2 k λ/r, 2 k λ/r, आर क्या है, आर वो पॉइंट है जहां पे पूछा गया, 2 k λ/r।
ऑप्शन थ्री बोल रही है, ऑप्शन 3 बोल रही है लड़की, लड़की ने कहा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 सही जवाब, ऑप्शन 3 सही जवाब। आइए समझते हैं। देखिए बात समझिए क्या कह रहा हूं। इसने कहा कि कुछ ऐसी बात है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर, थोड़ा इसको मोटा कर लेते हैं, वायर ऐसा कुछ, ऐसा वायर, कुछ इस तरीके का, आप इनफाइनाइट ही समझना, इनफाइनाइट ही है, इनफाइनाइट ही है। बिल्कुल। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, दोनों इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है, कह रहा है टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा, माना इसका प्लस लेमडा है और इसका माइनस लेमडा, कूलम पर मीटर आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2r। ये जो गैप है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2r है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, सुनो क्या कह रहा हूं, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे वहां अपने मन से, सेंटेंस ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे वहां अपने मन से टेस्ट चार्ज रख लो, टेस्ट चार्ज रख लो। अच्छा, इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, टेस्ट चार्ज पर फोर्स का जो डायरेक्शन है यही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। अच्छा, ये टेस्ट चार्ज क्या होता है भाई, आप समझदार हैं। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मैग्नीट्यूड का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वही होता है टेस्ट चार्ज। अच्छा ठीक है भाई, ये भाषण काम आ जाएगा बाद में। यानी कि मैंने यहाँ पे अपने मन से एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख लिया, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख लिया। अब दूरी की बात करी जाए तो यहाँ से दूरी r है और यहाँ से भी दूरी r है। चलो हौच-पौच न हो जाए इसलिए कलर चेंज करते हैं, फिर भाषण देते हैं। अब जरा ध्यान से देखो भैया, एक मान लो ये पहला वाला 1 है और ये वाला दूसरा है। अब इस चार्ज पे 1, चूंकि 1 पॉजिटिव नेचर का है, 1 पॉजिटिव नेचर का है और ये वाला पूरा का पूरा निगेटिव है, ये वाला पूरा का पूरा निगेटिव है, कलर चेंज कर लेता हूं। अब जरा देखना, 1 नंबर का जो वायर है वो इस टेस्ट चार्ज को, किसको, प्लस क्यू नॉट को अपने से दूर करेगा, मतलब इधर। ये डायरेक्शन किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले नंबर वायर के कारण। माइनस वाला क्या करेगा, माइनस वाला उसको अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि माइनस वाले के हिसाब से अगर बात करी जाए तो ये रही कहानी, माइनस वाले के हिसाब से जो बात करी जाए तो ये रही कहानी, और ये होगा तुम्हारा E2। ओवरऑल बात यहाँ पे ये है कि मेरे से अगर कोई पूछे कि नेट E कितना होगा, नेट E कितना होगा, तो देखो दोनों जुड़ जाएंगे, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। अब बात है कि E1 कितना लिखोगे, तो देखो E1 लिखोगे, तुमको पता ही है 2 के लेमडा। अब लेमडा का साइन मत पुट कर देना क्योंकि तुमने एरो का डायरेक्शन दिखा दिया है, ये गलती हो जाती है। एक बार जब एरो का डायरेक्शन दिखा दिया फिर यहाँ प्लस माइनस लेमडा पुट करोगे, कहानी गड़बड़। एरो दिखाओ तो तुम सीधा सीधा वैल्यू लिखो, वो हो गया 2 के लेमडा, नीचे बात आती है दूरी कितनी है r। अब लड़ाई E2 की है, चलो भैया E2 कितना, बस वही, ये हमारा हो गया 2 के लेमडा, नीचे वैल्यू कितनी है हमारे पास r, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ते के साथ आराम से आंसर आ गया 4 के लेमडा बाई r, आंसर आ गया 4 के लेमडा बाई r। मजे की बात यह है कि नहीं, क्वेश्चन चाह रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करते के साथ आपका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3, बस यही था इसमें। चलिए
अब मैं आपको ये कहानी समझाता हूं, ये क्या है। ये एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, बस 2 एप्लीकेशन और समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनते रहना क्या हो रहा है मामला। 2 एप्लीकेशन समझाऊंगा, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। 2 एप्लीकेशन, इसको हटाइए, ध्यान से सुनिए क्या है मामला। इसमें देखो यहाँ थीम शीट दे रखा है, थीम शीट दे रखा है, थीम शीट ऐसा ऐसा समझ सकते हो। पहले मैं पूरा तुम्हारे में माइंड मैप तैयार करना चाहता हूं। अभी हमारे में 2 तरह की चीजें आने वाली। ये जो अपन देख रहे हैं, ये जो अपन देख रहे हैं, इसको कहते हैं शीट। एक होता है प्लेट, प्लेट भी दिखाता हूं, ये देखो, चलो दोनों साथ में दिखाता हूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये आ जाओ भाई, ये आ जाओ। पहला जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं शीट, ये है थीन शीट। और दूसरा जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं प्लेट, ये मोटा है। बिल्कुल, थीन वाला भी देख रहे हो तुम और थिक वाला भी देख रहे हो तुम, थिक वाला भी देख रहे हो। प्लेट जो है ये थिक है, थिक है। सारा कुछ इस फोटो से ही समझ में आएगा, सारा कुछ इस फोटो से समझ में आएगा। फोटो पे 5 मिनट बढ़िया बात करो। अब जरा सोचो, तुमको टास्क दिया जाए कि भाई तुमको छेद करना है, ऐसे चुबो देना है इसके ऊपर। अब जरा सोच के देखो, पहले वाला जो केस है ये वाला, और ये रहा तुम्हारा दूसरा वाला केस। अब जरा आप आराम से आप सोच के देखिए, पहले वाले केस में जब तुम छेद करने गए थे ये इतना पतला था, इतना पतला था कि एक ही पार्ट में छेद हुआ है। लेकिन जब ये मोटे वाले पोर्शन को जब तुम छेद करोगे तो एक तो जाते समय होल हो जाएगा और एक निकलते समय होल हो जाएगा। 2 होल हो जाएगा, 2 होल। ये चीज फील में आनी चाहिए, ये चीज फील आनी चाहिए कि मैं अगर पतले सरफेस में छेद करूंगा तो 1 बार, और अगर मोटे सरफेस में छेद करूंगा तो 2 बार। और चार्ज चूंकि सरफेस पे रहता है, चार्ज चूंकि सरफेस पे रहता है। अच्छा, इस डायग्राम को, ये जो डायग्राम है ना, चूंकि मैंने इंटरनेट से लिया है, डायग्राम मैंने इंटरनेट से लिया है, बस तो ये डायग्राम पहली बात तो है तो गलत। ये कौन सा वाला, ये वाला डायग्राम सही नहीं है, लेकिन ये बस मैंने दिखाने के लिए लिया है। ये कैसे सही नहीं है अभी दिखा दूंगा। अब क्या है, अब तुमको बोलूंगा तो तुम कहोगे कि अच्छा ये तो डैश नाम के कोचिंग का है, अब वो डैश नाम की कोचिंग वाले गलत कैसे हो सकते हैं। तो अब नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन ये डायग्राम गलत है। कैसे गलत है समझिए, कैसे गलत है समझिए। जब बात हो गई कंडक्टिंग प्लेट की, तो अंदर में चार्ज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चार्ज सिर्फ सरफेस पे रहेगा, तो चार्ज यहाँ रहता और सरफेस पे रहता। अंदर में यहाँ पे ई की वैल्यू क्या होती, 0। ई की वैल्यू 0 होती। मैं इस फोटो को यहाँ बनाता हूं अपने तरीके से, ध्यान से सुनते रहना, उड़ जाएगा नहीं तो। मान लीजिए मेरे पास कोई सरफेस अगर ऐसा है, कोई सरफेस अगर ऐसा है ऐसे, और उसको थोड़ी उसके अंदर मोटाई है ऐसे, उसके अंदर मोटाई है, और ये इनफाइनाइट सरफेस है, इनफाइनाइट सरफेस है, और मुझे इसमें छेद करना है। तो पहली बार देखो इनफाइनाइट है तो ये भी इनफाइनाइट तक गया होगा, ये भी इनफाइनाइट तक गया होगा, ये भी इनफाइनाइट तक, ये भी इनफाइनाइट तक। ये सरफेस बना रहा हूं मैं। क्या बना रहा हूं मैं, बना रहा हूं कंडक्टिंग प्लेट। प्लेट मतलब मोटा सरफेस, ठीक है, जिसके पास थिकनेस है, जिसके पास थिकनेस है, उसकी बात चल रही है। अच्छा, प्लेट है, थिकनेस है, मोटा है, ठीक। अब मैं इसके अंदर, मान लो मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, तो ऐसे सुनना, ऐसे हमने इसके अंदर चुभोए सिलेंडर जैसा सरफेस। जैसे ही ये सिलेंडर ऐसे जाएगा, इस सिलेंडर को इसके आर पार होने के लिए थॉट लगाओ, थॉट लगाओ। एक होल तो जाते समय यहां करना पड़ेगा, एक होल निकलते समय यहां करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास मोटाई है। इसका मतलब कुछ चार्ज मैंने गॉसियन सरफेस का यहां पकड़ लिया और कुछ चार्ज मैंने यहां पकड़ लिया। 2 बार मैंने चार्ज पकड़े, 2 बार मैंने चार्ज। ध्यान से सुनना, मुझे तो
सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर आने वाले चार्ज से मतलब है। तो मैं जाते समय कितने चार्ज को कवर कर रहा हूं वो यहां आ गया, और निकलते समय कितने चार्ज को कवर कर रहा हूं वो यहां आ गया। बात है बीच में क्या होगा, तो भाई बीच में कैसे हो सकता है, चार्ज ही नहीं है, ई इनसाइड तो जीरो होगा, ई इनसाइड तो जीरो होगा। चार्ज जितने भी होंगे ये इसके सरफेस पे एक्युमुलेट होंगे, ये इसके सरफेस पे एक्युमुलेट होंगे। जितने भी चार्ज होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसके सरफेस पे होंगे, अंदर में कोई चार्ज नहीं है। हाँ, इसके थिकनेस को तुम टी बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी कहानी है। इसका यूज अभी लेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी तो मैंने ये बताया कि ये डायग्राम मैंने बस दिखाने के लिए दिया है इसकी मोटाई का, ये अंदर में चार्ज रखना ये बकवास बात है, बकवास बात है। आइए, इसका मतलब एक चीज तो अपने दिमाग में आ गई कि भाई थिन शीट होगा, एक बार छेद होगा तो एक बार बस जाते समय जितना चार्ज पकड़ पाऊं उससे मतलब है। और बिल्कुल अगर मान लो बिल्कुल वही तरीके से ये मोटा है तो इसमें एक बार जाते समय चार्ज, एक बार निकलते समय चार्ज, दो बार चार्ज कवर करेंगे, दो बार चार्ज कवर करेंगे। अच्छा ठीक है भाई, अब आओ थिन शीट के बारे में चर्चा करते हैं। थिन शीट के बारे में चर्चा करते हैं। ये रही कहानी थिन शीट। अच्छा ठीक है भाई, थिन शीट की बात है, बढ़िया। अब यहाँ गॉसियन सरफेस को तरीके से तुम समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस डायग्राम को ये मैंने ये जो बनाया ना फोटो, ये मानो कि एक पेज ऑफ पेपर है, उसमें थोड़ा सा हमने ऐसे छेद कर दिया। अब देखो कहानी, मान लो तुम्हारे पास कोई इस तरीके का कोई प्लेट है, और इस तरीके का प्लेट है, और उसमें तुमने इस तरीके से एक होल किया, गॉसियन सरफेस तुमने ऐसे बनाए प्लेट के अंदर। ये प्लेट है जिसके ऊपर चार्ज है, ये चाहे थिन शीट की बात करते हैं पहले, थिन शीट है, इसके ऊपर ऐसे करके चार्ज है, मतलब एक पेज था उसमें तुमने ऐसे इसको चुभो दिया, इस तरीके से चार्ज। बढ़िया, ध्यान से समझना है बस। देखो क्या हुआ, मुझे कितने चार्ज से मतलब है, मुझे तो इस इतने ही चार्ज से मतलब है, पूरे शीट के चार्ज से मतलब ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ उतने चार्ज से मतलब है जो इस सिलेंडर ने छेद करते समय बीच में कवर किया था, बस। और ये थिन है तो एक बार कवर होगा। अच्छा, तो भाई क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं तरीके से अगर मैं सोचूं तो क्यू इनक्लोज्ड मेरा ये रहा, ये है मेरा क्यू इनक्लोज्ड। बस एक बात मैं इतना बताना चाहता हूं, बाकी बात जो क्या है वो समझो ध्यान से, बाकी बात समझो क्या कह रहा हूं। अब ये सिलेंडर की बात चल रही है, तो सिलेंडर में तीन तरह का सरफेस होता है। यहाँ पे तुम देखो कैसे कैसे बांटा था हमने सिलेंडर को, एक हमने सिलेंडर को यहाँ बांटा था, और बाकी इसका पाइप की बात थी। तो पाइप की बात करो, पाइप के लिए अब चूंकि ये थीन जो हमारा शीट है वो पॉजिटिव चार्ज का है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी जाओ इधर होगा। मान लो इधर से देख रहे हैं हम, ऑब्जर्वर मान लो हमारा इधर कहीं खड़ा है, यहाँ से देख रहा है, तो उसके लिए अगर बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एरिया वेक्टर की बात कर लो, एरिया वेक्टर का बात अगर उस पाइप के लिए देखोगे तो एरिया वेक्टर भैया ऊपर होगा, दैट यू नो। ये सिलेंडर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे कहाँ होगा, ये रहा एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही बात। एंगल बनेगा 90, यानी कि पाइप का तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो खत्म ही हो गया। अब लड़ाई है कि इस वाले पोर्शन का क्या होगा। इसमें जरा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऑब्जर्वर इधर से देखेगा, क्योंकि भाई शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या पॉजिटिव है तो बाहर ही होगा ना, पॉजिटिव है तो दोनों तरफ होगा, देखो ऐसा है। अब पॉजिटिव है, इधर से देखोगे इधर, इधर से देखोगे इधर, क्या दिक्कत है। अच्छा ठीक है भाई, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए तो ये रहा ई इस तरफ, एरिया वेक्टर किधर होगा। अगर ये सिलेंडर का ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका एरिया वेक्टर डी ए यहाँ पे होगा, डी ए यहाँ पे होगा, ठीक है। अब डी ए बोलो ए बोलो फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, क्या दिक्कत है। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, तो डी ए या फिर ए दोनों इधर होगा।
हमें तो अब लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला कहता है कि आपके पास जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए आया है सबका आप डॉट प्रोडक्ट लीजिए और Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट कीजिए। यानी कि अब जरा देखना भाई, तीन तो सरफेस बन रहे थे, दो ऐसे खत्म हो गए, तो एक बचा EA और दूसरा बचा EA, और वो मिलके बनते हैं Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं आराम से रहता हूं, तुम इस चीज को देखो, एक तरफ बचा EA और दूसरी तरफ भी बचा EA, और ये दोनों मिलके Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। EA, अब देखो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के डायरेक्शन एक ही हैं, इसीलिए EA पहले केस में भी पॉजिटिव, दूसरे में भी पॉजिटिव, कोई टेंशन नहीं जुड़ेगा। Q इनक्लोज्ड कितना होगा, Q इनक्लोज्ड कितना होगा, सारी लड़ाई यही है कि Q इनक्लोज्ड कितना होगा। अब ये Q इनक्लोज की बात मैं करूं, देखना ये शीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और हमने उसी शीट में छोटा सा छेद कर दिया, और मात्र मुझे इस गॉसियन सरफेस के चार्ज से मतलब है। तो जरा सोच के देखो, अगर पूरा का पूरा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और हमने इसमें जो होल किया, इस होल का जो एरिया होगा तो वो तो वही होगा जो इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, क्योंकि इसी से हमने छेद किया है। इसका मतलब Q इनक्लोज मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। सिंपल सी बात है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अच्छा ये क्या है, तो पूरे शीट में चार्ज पर यूनिट एरिया हमारे पास सिग्मा है। हमको कितने एरिया में चार्ज चाहिए था, तो कैपिटल ए वाले में, तो इसीलिए सिग्मा इंटू ए। ये बात कोई दिक्कत है तो बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ Q इनक्लोज मतलब सिग्मा ए। अब देखना अगले वाले केस में क्या होगा, जैसे ये प्लेट आएगा ना भाई, तो प्लेट आते ही ये Q इनक्लोज्ड बदलेगा, और ये सिग्मा ए ध्यान से, सिग्मा ए एक बार यहां और सिग्मा ए एक बार यहां, तो ये सिग्मा ए प्लस सिग्मा ए, यानी कि प्लेट वाले केस में जब तुम जाओगे तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा ए, और यही बच्चों का बाउंस होता है, लेकिन तुमको समझ में आ गई। और ये तो देखो, ये तो डायग्राम गलत है, ई इनसाइड 0 है, ई इनसाइड बराबर 0, ई इनसाइड बराबर 0, अंदर में नहीं, एक बार जाते समय एक बार निकलते समय ई इनसाइड हमारा 0 है। तो Q इनक्लोज्ड प्लेट वाले केस में, जब प्लेट मोटा होता है तो प्लेट वाले केस में Q इनक्लोज्ड 2 इंटू सिग्मा ए होगा, और जब थीन वाला सेक्शन होता है तो Q इनक्लोज्ड सिर्फ और सिर्फ सिग्मा ए होता है। अब बस, अब तो कुछ दिक्कत नहीं है, एक स्लाइड इसके अंदर डालता हूं, बात पूरी समझा देता हूं, बात पूरी समझा देता हूं। अब देखो क्या, अब तो हो गया, काम खत्म है। अब तो बस कहाँ तक पहुंच गए थे, अच्छा EA प्लस EA पहुंच गए थे। अच्छा देखो भैया, तो ये कितना बच गया, ये बन गया 2EA बराबर, ये बन गया हमारा Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस कहानी खत्म है। अब ये रहा तुम्हारा 2EA, पीछे जाना, इक्वल्स टू Q इनक्लोज के जगह पे सिग्मा ए, नीचे आ गया एप्सिलॉन नॉट। अब तुम जीनियस हो, E की वैल्यू आराम से बोल सकते हो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये तुमको याद होना चाहिए। ये बार बार लिखता हूं, हम बात कर रहे हैं अभी थीन शीट की। अब लड़ाई है थिक, और वो प्लेट की। ये हमारा जो है, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिंग प्लेट, अंदर में कोई चार्ज नहीं है भाई, कंडक्टिंग प्लेट अंदर में चार्ज नहीं, ये रहा, ये है, दिस वन इज कंडक्टिंग प्लेट, ये है कंडक्टिंग प्लेट। अब देखो, अब दिमाग लगाओ, देखो कोई टेंशन नहीं है इसमें। देखना एक बार, पहले वो बात लिख लेते हैं, EA प्लस EA
इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भैया 2EA इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड, ये 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से जो E की वैल्यू आएगी वो आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही अंतर होता है, यही अंतर होता है। ये लड़ाई प्लेट की है, ये लड़ाई प्लेट की है। प्लेट मोटा होता है, ये लड़ाई प्लेट की है। और वो जो हम बात कर रहे थे वहां पे बात थी थीन शीट की। लेकिन शीट हो या प्लेट हो, देखो दूरी मैटर ही नहीं कर रहा, दूरी मैटर ही नहीं कर रहा। इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने दूरी पे पूछा है। यानी कि या फिर बात शीट की हो और बात चाहे प्लेट की हो, इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। वो तो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा की लड़ाई चल रही है। यानी कि E प्रोपोर्शनल R पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए R का पावर 0 R पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, मतलब यूनिट एरिया में आने वाला चार्ज, यही कहलाता है सिग्मा। तो थिन और थिक शीट की बात आपको समझ में आ गई। आप जीनियस हैं, आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो ये थी बात एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की, जो हमने बढ़िया तरीके से तैयार कर लिया। अब अगली बात जो है कल होगी। अब आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे तो बढ़िया आपका तैयार हो जाएगा। फार्मूला इससे निकाल लो। अब इसमें से सवाल आता है, तुम जानते हो सवाल आते हैं गॉस लॉ से, इसलिए गॉस लॉ पहले करा दिया है। सारे फार्मूले यहाँ से निकाल दो अच्छे से, एक एक चीज समझ समझ के। और जिसमें किसी चीज में दिक्कत हो, मैं स्लाइड नंबर डाल देता हूँ, स्लाइड नंबर मुझे भेज देना, इस स्लाइड में मुझे दिक्कत है। दिक्कत बताओगे तो सोल्यूशन निकलेगा, नहीं बताओगे घुट घुट के टेंशन में रहोगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा घाटा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा घाटा है। किसी भी स्टूडेंट का अगर रिजल्ट खराब होता है, किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट खराब होता है, तो उसमें जिसका भी योगदान है, टीचर का है तो टीचर को इस बात का पछतावा होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो बुढ़ापे में होगा। और अगर स्टूडेंट को है तो उसको पछतावा होगा। मैं पछताना नहीं चाहता भाई, कम से कम इसलिए नहीं कि मैंने ये गलती करी। तो आप डिसिप्लिन्ड होके तरीके से, लेकिन हर चीज का तरीका होता है, हर चीज के तरीके हैं, पढ़ने का तरीका है। टीचर और मजदूर में फर्क होता है। अगर कोई मजदूर हो, तुम्हारे अंडर में काम कर रहा हो, भी पुराना कोई जमाना था, टीवी में अपन देखते थे, तो हम उसके ऊपर हावी हो जाते थे, ऐसे करो ऐसे करो, वो देखते थे, टीवी में देखते थे। टीचर को रिस्पेक्ट चाहिए होता है। बिल्कुल, आप टीचर को जितना रिस्पेक्ट दोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। टीचर को सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए। तुम रिस्पेक्ट दे के देखो, कोई भी टीचर हो, कोई भी टीचर हो। एक दिन एक बच्चा आया मेरे पास और कहा कि मेरे पास कोई सर थे उसके बायोलॉजी के, तो वो किसी को डाउट के साथ किसी से डिस्कस कर रहे थे और उसको नहीं बता रहे थे, तो पूरा गुस्से में आया था मेरे पास कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, सर ऐसे हैं बुरे हैं। मैं नहीं जानता था वो कौन से टीचर है, लेकिन फिर भी मैंने उस बच्चे को बोला कि सर को, और सर से वो बहस करके आया था कुछ। अब मेरे से कोई बहस करे तो मैं तो नाक तोड़ दूं 1 सेकंड में, लेकिन वो सर थे, बहस किया, वो ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास आया, बताया मेरे को, फिर मैंने उनको बोला कि तुम जाके सर को सॉरी बोलो। बोलता मेरी कोई गलती नहीं। मैंने बोला फिर भी जाके बोलो, वो टीचर है। तुम ये मत समझो कि तुमने उनको पैसा दिया तो तुमने उनको खरीद लिया। ये इतनी नीच सोच है, ये इससे नीचा कोई सोच ही नहीं हो सकता है कि टीचर को तुमने पैसा दिया और तुमने उसको खरीद लिया। मतलब तुम क्या समझते हो कि किसी आदमी को पैसा देने से तुम उसको खरीद सकते हो? कैसी बकवास बात है। ये तो सर्विस चार्ज है। आप डॉक्टर बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, आपकी फीस होगी, ये चार्ज है। लेकिन काम कराया जाता है सम्मान से। आप टीचर को सम्मान दीजिए। पैसे वैसे तो मनी इज सेकेंडरी। हर आदमी पैसे के लिए नहीं जीता है भाई। इसीलिए उसको मैंने बोला कि जाओ सर को सॉरी बोलो। अब वो जाके सर को सॉरी बोला, फिर दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो गई।
फिर उसके बाद से वो बड़ा खुश था। तो कहने का मतलब ये है कि तो दूसरे की बात बता रहा हूं मैं, अपनी बात, मेरी बात ये है, अच्छे से आप पढ़िए, कोई भी दिक्कत होता है आप उस दिक्कत को मेरे तक लाइए, अच्छे से सम्मानजनक तरीके से करिए, ऐसा करके करो कि जीवन में कभी याद करूं तो अच्छा लगे। और तुम्हारे रिजल्ट की मुझे बहुत जरूरत है, तुमको तो है ही सही, मुझे भी जरूरत है। मुझे जरूरत है, रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तो जॉब सेटिस्फेक्शन नाम की भी कोई चीज होती है। जब हम सब कुछ छोड़ के पढ़ाने के लिए आए तो इसमें जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए। और यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए क्या है कि आपको टीचर को फॉलो करना पड़ेगा। मान लो तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है, जैसे तुम ही डॉक्टर बने या इंजीनियर, सब कोई डॉक्टर की बात करते हैं, कोई डॉक्टर बना, अब मैं गया, मैंने कहा भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, तुमने तरीके बताए, तुमने इलाज बताए, मैंने उसको फॉलो ही नहीं किया, फॉलो ही नहीं किया, अब फिर मैं बोलूं कि अरे यार मेरा तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा, बेकार हो आप, ऐसे नहीं होता ना। जब तुम कोई प्रॉब्लम मेरे पास लेके आओ, मैंने उसका जो सोल्यूशन बताया है तुम उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, ट्रस्ट के साथ फॉलो करो, और मुझे या किसी भी टीचर को रिस्पेक्ट दे के फॉलो करो, हाथ जोड़ के फॉलो करो। आशीर्वाद के साथ अगर चीजें जाएंगी ना तब बेनिफिट होगा। अकड़ के साथ स्टडी नहीं होती है भाई। पैसा वैसा, पैसा 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 पैसा, ये सब तो बिल्कुल बहुत घटिया और नीच सोच है। इसीलिए टीचर को रिस्पेक्ट दीजिए, टीचर को रिस्पेक्ट दो, फिर तुम देखो किसी भी टीचर से, चाहे वो कोई से भी हो, तुम उनको रिस्पेक्ट दो सम्मानजनक तरीके से, और उसके बाद से तुम उनसे काम करो। टीचर से ये बात समझना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं ठीक है, अब मैं दूसरे के लिए समझा रहा हूँ। रिस्पेक्ट टीचर को नहीं दोगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा घाटा होगा। मैं आज तक जो हमारे टीचर हैं, आज तक मैं जब उनसे मिलता हूँ, फोन पे बात होती है, जितना कुछ, मैं बहुत सम्मान करता हूँ टीचर का। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर, ऑलवेज रिस्पेक्ट। मेरे को तो जो छठी क्लास में पढ़ाए हैं मैं उनको बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। इसीलिए अपने आप को डिवोटेड स्टूडेंट होना चाहिए इंसान को। जहां भी पढ़ो, कॉलेज में जाओगे, प्रोफेसर है, तुम उनको रिस्पेक्ट देके देखो, रिस्पेक्ट दोगे तभी सक्सेसफुल हो जाओगे। अकड़ में आदमी नहीं जी सकता भाई, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अच्छा इंसान बनिए। चलिए, आराम कीजिए, बाय बाय।